हेलो दोस्तों, यूनिक एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीपी 67th बीपीएससी की आंसर की, जिसमें हमने आज के दिन ही ये परीक्षा हुई है। इसमें हमने सेट डी को उठाया है और कोशिश की है कि आपको जल्दी से जल्दी हम आंसर की दें और ऑथेंटिक आंसर की दें, ताकि आप लोग अपने स्कोर्स को मैच कर पाएं और बिना लेट लपेट किए हुए, बिना किसी तरह की देरी किए हुए आप अपने मेंस की तैयारी में जुट जाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक रास्ता था, आगे का रास्ता और कठिन है, आसान नहीं है, और एक भी दिन गंवाना आपके लिए ठीक नहीं होगा। बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं सेट डी सीरीज डी का ये क्वेश्चन पेपर हमने लिया है, जो आंसर की हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम ऊपर आंसर देखते हुए चले जाएंगे, बाकी आपको डिटेल्ड वीडियोस हमारे आगे के लिंक में सेक्शन वाइज मिल जाएंगे। अभी हम सारे के सारे वीडियोस इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि मुगल एम्परर, किस मुगल एम्परर के टाइम थॉमस रो इंडिया आए थे? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड सर थॉमस रो कम टू इंडिया? तो इसका आंसर है जहांगीर। इसका आंसर है सी जहांगीर। ठीक है, इस सेट है हमारा डी सेट। सेट डी है ये, इसमें जहांगीर आंसर है। एक नॉर्मल सवाल था ये, इसका डिफिकल्टी लेवल अगर मेरे से कोई कहे तो मैं इसको इजी में लूंगा। ठीक है, तो पहले सवाल का आंसर हुआ हमारा डी। दूसरा सवाल है हमारा कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। अबुल फजल ने ये पर्शियन भाषा में आईने अकबरी लिखी थी, पारसी भाषा में अबुल फजल ने ये किताब लिखी थी। और ये अबुल फजल किसके टाइम पे थे? अकबर के टाइम पे। ठीक है, तो आईने अकबरी इन्होंने लिखी थी। अब अगला सवाल हमारा जो तीसरा सवाल है वो है रैयतवाड़ी सिस्टम फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन। पहली बार रैयतवाड़ी सिस्टम कब इंप्लीमेंट किया, कहां इंप्लीमेंट किया गया? यह सवाल पूछा गया है कि रैयतवाड़ी जो प्रथा थी लैंड रिवेन्यू की, भू राजस्व की, वो पहली बार कहां इंप्लीमेंट की गई? तो इसका सही आंसर है मद्रास। मद्रास प्रेसिडेंसी में सर थॉमस मुनरो ने 1820 में सर थॉमस मुनरो ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, और इसके बाद ही इसको बंबई में इंट्रोड्यूस किया गया सर थॉमस मुनरो के द्वारा। पहले मद्रास में, उसी के साथ साथ पैरेलली उसके बाद मुंबई में इसको इंट्रोड्यूस करा गया। ठीक है, तो ये हमारे 3 सवालों के जवाब हुए। अगला सवाल है हमारा कि 1857 की क्रांति को किसने कहा था फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? Who the uprising of 1857 was described as the first Indian War of Independence by whom? वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर एक नेशनलिस्ट थिंकर थे, नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरी थिंकर थे, और उन्होंने हमारे पहले स्वतंत्रता संघर्ष को 1857 के कहा था कि ये भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष है। 1857 की अपराइजिंग को, जो 1857 का विद्रोह था, उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। अगला सवाल है हमारा द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। देखिए, अभी सवाल में थोड़ा ट्रिक है। कई लोगों को लग रहा होगा कि एनी बेसेंट थी, कई लोगों को लग रहा है सरोजिनी नायडू थी। तो प्रश्न की अकॉर्डिंगली अगर हम जाएं, प्रश्न की भाषा को समझे, तो यहां हमसे पूछा गया है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ना कि फर्स्ट इंडियन वुमेन। मतलब कि आपको जो भी पहली महिला थी, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो देश की हो, उसका नाम बताना है। तो वो थी एनी बेसेंट, जो इंडिया में थी, इंडिया की वो, और सरोजिनी नायडू भी बनी उनके बाद। अगर इस प्रश्न में पूछता कि भारतीय महिला कौन सी थी जो प्रेसिडेंट बनी, पहली भारतीय महिला, वो तब सरोजिनी नायडू होता। और यहां पे है एनी बेसेंट। इसमें थोड़ा सा आपको फंसाने की कोशिश की है बीपीएससी ने, लेकिन आप लोग समझदार हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग निकल गए होंगे इस ट्रैप से। अगला सवाल है हमारा हु स्टार्टेड द जर्नल बहिष्कृत भारत? बहिष्कृत भारत नामक जर्नल का संपादन किसने किया? ये तो बहिष्कृत भारत नामक जर्नल का संपादन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। जो कि देखिए, आप जानते हैं कि कुछ पुस्तकें और कुछ किताबें ऐसे जैसे गांधी जी को लेके या अंबेडकर जी को लेके, ये बहुत प्रोमिनेंट फिगर रहते हैं हमेशा के लिए भारत में। तो इनसे तो सवाल हमेशा पूछा जाएगा। तो बीपीएससी ने लीक से हटके नहीं पूछा, इसी क्रम में ही ये सवाल पूछे हैं। ठीक, तो ये 6 सवालों के आंसर हो गए आपके यहाँ पे। पहला हुआ
जहांगीर, दूसरे का आईने अकबरी अबुल फजल, तीसरे का रैयत वाड़ी मद्रास में, और चौथे का वीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का, पांचवा वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट, और छठा बहिष्कृत भारत के संपादक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ये 6 प्रश्न आपके यहां से कंप्लीट होते हैं। हम चलते हैं आगे के प्रश्न में। प्रश्न नंबर 7 से, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। इसकी स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। तो इसका आंसर सही होगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी। कब की? 1939 में। देखिए हम एक एक पॉइंट थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं ताकि आपको कभी क्रोनोलॉजी लगाने को आए तो भी आप आगे भी कर पाए। 8वां सवाल है हमारा, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। जो अंतरिम सरकार बनी भारत की स्वतंत्रता के समय, तो वो जब तक पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था तब तक के लिए जो अंतरिम सरकार बनी थी, तो वो सरकार के वित्त मंत्री कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर कौन था उस इंटरिम गवर्नमेंट का। तो फाइनेंस मिनिस्टर थे इंटरिम गवर्नमेंट के लियाकत अली, जो अक्टूबर 1946 में इसके प्रेसिडेंट वित्त मंत्री बने थे। और इनके बाद जो फरवरी 1947 तक रहे, जब भारत स्वतंत्र हुआ, इनके हटने के बाद मुस्लिम लीग की तरफ से थे ये लियाकत अली। तो इसके बाद जो बने वो जॉन मथाई थे, जो भारत के प्रथम भारत की तरफ से जो इंटरिम गवर्नमेंट में बने वो जॉन मथाई थे। लेकिन इस सवाल का आंसर होगा हमारा लियाकत अली खान। अगला सवाल है हमारा कि संथाल रिबेलियन, संथाल विद्रोह था जो 1855 एडी का, who took the lead of the संथाल rebellion of 1855 AD। इसका आंसर है हमारा ए, सिद्धू एंड कान्हू। सिद्धू और कान्हू दो व्यक्ति थे जिन्होंने इसमें संथाल रिबेलियन में 1855 में नेतृत्व किया। ब्रिटिश के खिलाफ ये रिबेलियन था और ये नेतृत्व इन्होंने प्रदान किया था हमारे देश को, ठीक है, अपनी जनजाति को, संथाल जनजाति को। इसके बाद 10वां सवाल है हमारा, हु इनवाइटेड गांधी जी टू कम टू चंपारण। चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने निमंत्रण दिया था। यह सवाल पहले भी पूछा जा चुका है और बहुत पेट सवाल है बीपीएससी का, कई बार यूपीएससी ने भी पूछा, यूपीएससी में पूछा जाता है। इसका आंसर है हमारा ए, राजकुमार शुक्ला। 11वां प्रश्न है हमारा, हु हैड अटेंड इनलाइटनमेंट इन बोध गया। बोध गया में किसे इनलाइटनमेंट या ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आप जानते हैं, सर्वविदित है, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध को बोध गया में एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ और वहां बौद्ध भी। बिहार के लोग स्पेशली इसको जानते हैं, बाहर के लोगों के लिए भी कोई कठिन सवाल नहीं था। इसका डिफिकल्टी लिमिट मेरे हिसाब से इजीएस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो गौतम बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। अब अगला सवाल है हमारा, हु एस्टैब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना इन 1913 एडी। ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं कहूंगा मॉडरेटली डिफिकल्ट सवाल है ये। इसका जवाब है सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल जो है, इन्होंने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की ब्रांच को स्थापित किया था। मतलब आंसर हो जाएगा सी, सचिंद्र नाथ सान्याल। अगला है हमारा क्वेश्चन, हु हैड फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन 1931 एडी। ये भी सवाल 65th बीपीएससी में भी पूछा गया था, बस उसमें ऑप्शन केवल फूलन प्रसाद वर्मा जी थे, जबकि यहाँ पे फूलन प्रसाद वर्मा जी के साथ ऑप्शन बी में जयप्रकाश नारायण जी को भी जोड़ दिया गया है। तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में स्थापित किया था फूलन प्रसाद वर्मा जी ने। जयप्रकाश नारायण के फॉलोअर थे और इन्होंने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 ईस्वी में की थी। मतलब ऑप्शन बी इसका ट्रू ऑप्शन है। अगला है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां है। बिहार बीपीएससी के हों या यूपीएससी या दूसरे स्टेट्स के लोग जो भी बीपीएससी देते हैं, उन सबको ये सवाल वन ऑफ द इजीएस्ट सवाल लगा होगा। इसका आंसर है हमारा ए, सासाराम। सासाराम जो है बिहार में, वहां पे इसकी स्थापना हुई थी। तो अभी तक आपके 14 सवालों के जवाब हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे अपने 15वें सवाल की तरफ, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। 7वें सवाल का है सुभाष चंद्र बोस, 8वें के लियाकत अली, संथाल रिबेलियन में सिद्धू कान्हू, गांधी जी को इनवाइट करने में राजकुमार शुक्ला, बोध गया में ज्ञान किसे प्राप्त हुआ, महात्मा बुद्ध,
सचिन सालनाल ने स्थापना की अनुशीलन समिति की बिहार में, और फूलन प्रसाद वर्मा ने स्थापना की बिहार सोशलिस्ट पार्टी की और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। और उसके बाद बिहार में सासाराम ऐसी जगह है जहां पे शेरशाह का टॉम्ब है, मकबरा है। ठीक है, तो अब हम फर्दर आगे बढ़ेंगे इनको फर्दर, तो इसको समाप्त करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। देखिए क्या है प्रश्न। प्रश्न है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का कब से जो गुजरात में स्थित साइट है, हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो गुजरात में स्थित साइट है, इनमें से कौन सी है? तो इसका सही जवाब है लोथल। लोथल गुजरात में स्थित हड़प्पा सिविलाइजेशन की साइट है जो गुजरात में स्थित है। तो ये भी कोई कठिन सवाल नहीं था, साइट्स वगैरह फर्स्ट स्टेप होता है हमारा याद करने का। ठीक है, तो अगला सवाल है हमारा इसमें, चोल एम्पायर की, चोल डायनेस्टी की स्थापना किसने की? आपको पता है कि चोला डायनेस्टी साउथ इंडिया की प्रोमिनेंट डायनेस्टी रही है। तो इस सवाल में थोड़ा ट्रिक है, जैसे कि साधारण तौर पे विजयालय को इसका फाउंडर माना जाता है, लेकिन कराईकल जो है ये अर्ली चोला, पूर्व चोला का, ये अर्ली चोला किंगडम जो था, जो ईसा पूर्व अशोका के टाइम भी था और तब से लेकर ईसवीं शताब्दियों तक भी रहा। फिर इसका उल्लेख नहीं मिलता चोल साम्राज्य का। अगला 7वीं शताब्दी में जब चोल साम्राज्य आता है तो उसकी स्थापना विजयालय द्वारा की जाती है। तो जो कराईकल है अर्ली चोल का है, लेकिन चूंकि वहां पर हमें कभी ये कोई उल्लेख नहीं मिला कि कराईकल ने अर्ली चोल की स्थापना की थी, तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए आंसर हमारा विजयालय, कि विजयालय ने लेटर चोल की स्थापना की और हर जगह चोला साम्राज्य की स्थापना में आपको इसी का नाम मिलेगा। अर्ली चोल की क्रोनोलॉजी किंग्स की सही से पता नहीं है कि कौन किसने कब क्या स्थापित किया। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, मेरे अकॉर्डिंगली विजयालय ही इसका आंसर होना चाहिए। आप भी थोड़ा सोच के देखिएगा, अपनी सिराओं पे बोझ देंगे जब मस्तिष्क की, तो आपको समझ में आएगा। अगला कह रहे हैं पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन था? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? तो पहली बुद्धिस्ट जो समिति हुई थी उसका चेयरमैन कौन था? ठीक है, तो इसका सही जवाब है महाकश्यपा। सही जवाब है इसका महाकश्यप। और ये महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की, और किसके समय पे हुई, कहां हुई? राजगृह में। राजगृह, और राजगृह में हुई, और इसके किसके काल में हुई थी? ये अजात शत्रु के काल में। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके बारे में, आपका बी आंसर सही है इसमें, महाकश्यपा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, का किरात अर्जुनियम पुस्तक के लेखक कौन है? किरात अर्जुनिया जो पुस्तक है, हु रोड द बुक किरात अर्जुनिया? किरात अर्जुनीय या किरात अर्जुनियम भी बोलते इसको संस्कृत में, उसके लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है भारवी। एक्चुअली ये जो किरात अर्जुनियम पुस्तक है, इस पुस्तक को भारवी ने गुप्ता पीरियड में 6th सेंचुरी में इसको लिखा गुप्ता पीरियड में, मतलब गोल्डन एज था हमारा ये गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में लिखी गई और ये संस्कृत भाषा में भारवी ने लिखी थी। आपको पता है जब गोल्डन पीरियड होता है तो भाषा संस्कृत ही होती है। ठीक है, तो संस्कृत भाषा में गुप्ता पीरियड के टाइम पे इसे लिखा भारवी ने। इसमें एक इसके पीछे जो कहानी है, इसमें अर्जुन को हो गया था घमंड कि वो बहुत बड़े धनुर्धर है, बहुत ताकतवर व्यक्ति है। तो इनका घमंड तोड़ने के लिए शिव की रात के रूप में आए और उन्होंने कहा कि इसका शिकार तुमने नहीं, मैंने किया है। फिर इनमें दोनों में जो युद्ध हुआ उसी की व्याख्या भारवी ने इस पुस्तक में करी है। चलिए अगला है, कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, उलुग खान, रजिया सुल्ताना, नन ऑफ द अबव या मोर देन अबव। इस सवाल में अगर ये इन्होंने शुरुआत की थी, इनका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस सवाल के हिसाब से कंप्लीट किया इल्तुतमिश ने। ठीक है, अदरवाइज अगर इसमें आगे के किंग होते तो शायद ये उत्तर सही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे यही लास्ट है जिन्होंने उस टाइम कंप्लीट किया, तो यहाँ पे उत्तर होगा इल्तुतमिश। अगला, हु वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगरा? विजयनगर एम्पायर के संस्थापक कौन थे? तो ये दो भाई थे, हरिहर बुक्का, और आप सब जानते हैं आंसर सी इसका सही होगा, हरिहर बुक्का इसके संस्थापक थे। तो ये हमारा अगला पॉइंट है।
अब 20 सवाल तक हम कर चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं बड़ी तेजी के साथ। और अगला हमारा जो है वो है एक मिनट, प्रश्न संख्या आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? हमारा अगला सवाल है, 20 तक हमने किए, और अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 है कि गंगा का जो मैदान है, गंगेटिक प्लेन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ पेडिप्लेन, पेनीप्लेन, जियोसिंक्लाइन, कास्ट प्लेन। तो ये सवाल एक बढ़िया सवाल है, ट्रिकी सवाल है। गंगा के प्लेन को कौन सा मैदान माने? इसको हम पेडी प्लेन माने, पेनी प्लेन माने, या भूषन्नति का मैदान माने, या फिर कास्ट का मैदान माने, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो मैं आपको बताऊं एक चीज, जो गंगेटिक प्लेन है ये हमारा बना है डिपोजिशन से, डिपोजिशनल प्लेन है ये। मतलब पहले जियोसिंक्लाइन बनी, ऐसे हिमालय बन गया, ऐसे हिमालय बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो गंगा का प्लेन था ये जियोसिंक्लाइन थी एक, ठीक है। अब इसी में हिमालय की जो नदियां आई इन्होंने क्या किया, डिपोजिशन करती गई। तो जब डिपोजिशन करती गई तो ये भर गया। तो अगर मैं इसको डिपोजिशनल प्लेन मानता हूं तो भी इस सब में हमारा सबसे अच्छा उत्तर होगा जियोसिंक्लाइन प्लेन। क्यों? क्योंकि इसके पहले के जो प्लेन है वो बनते हैं इरोजन से, पेडी प्लेन, पेली प्लेन, ये सब किससे बनते हैं? इरोजन से, अपर्दन से। जबकि जमाव से बना है इसमें क्या, हमारा जियोसिंक्लाइन प्लेन। कास्ट प्लेन कहां बनता है? जहां की चूना वाली स्थलाकृतियां होती हैं। गंगा के मैदान में ऐसा नहीं है, चूना वाली स्थलाकृतियां नहीं है। तो यहां पे इसका उत्तर होगा जियोसिंक्लाइन प्लेन। इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जियोसिंक्लाइन प्लेन इसका आंसर होगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रेश वाटर लेक? ये पूछा है कि इनमें से कौन सी फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। फ्रेश वाटर लेक का मतलब स्वच्छ जल के पानी की झील कौन सी है इनमें से, सवाल है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है उसमें बोला है चिल्का, दूसरा सांभर, तीसरा वुलर और चौथा लोकटक। आप जानते हैं चिल्का ब्रैकिश वाटर है, ब्रैकिश वाटर, समुद्र का पानी उस पर आता है। तो समुद्र का पानी अगर आ रहा है तो वो फ्रेश वाटर लेक नहीं हुई, ठीक है। तो वो कैसे, खारे पानी की है। वुलर लेक और सांभर लेक और लोकटक लेक। तो सांभर भी नमक बनता है, आप जानते हैं, ये भी नहीं है। अब इसमें वुलर का जम्मू कश्मीर में पाई जाती है ना, और वुलर लेक जो है जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, और लोकटक लेक जो है वो पाई जाती है हमारी मणिपुर में, ठीक है। तो अब यहां पे प्रश्न इसी दो सवाल, दो ऑप्शंस में आप जा सकते हैं। तो ये भी फ्रेश वाटर लेक है और लोकटक भी फ्रेश वाटर लेक है। तो ये दोनों फ्रेश वाटर लेक है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर होना चाहिए मोर देन वन, मतलब ई। मोर देन वन मतलब ई, इसमें आंसर ई सही होना चाहिए। अब अगला प्रश्न आता है, थोड़ा सोचने वाला सवाल है, बहुत ज्यादा सोचने का नहीं है। चिल्का नहीं है, सांभर नहीं है, वुलर और लोकटक है। आप जानते हैं लोकटक ऐसी झील है जो संगाई झील, संगाई डियर यहाँ पे पाया जाता है, और ये रामसर साइट भी है, ठीक है। अब अगला प्रश्न हमारा सवाल नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द लीस्ट डेंसिटी? देखो इसमें अर्थ मतलब पृथ्वी, मार्स मतलब मंगल, वीनस मतलब शुक्र, और सैटर्न मतलब शनि, और फिर कह रहा है मोर देन अबव। तो अगर लीस्ट कहा है तो इनमें से एक ही होगा, मोर देन अबव तो हो नहीं सकता क्योंकि बराबर कोई सी है नहीं। आप जानते हैं सूर्य की तरफ से आगे बढ़ने पर डेंसिटी घटती जाती है। तो सूर्य से सबसे दूर कौन है इनमें से? सैटर्न। तो ऑब्वियसली सैटर्न ही इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर इनकी डेंसिटी की बात करें आप, तो इनकी डेंसिटी मैं आपको बता सकता हूं। पृथ्वी की डेंसिटी है 5.51 एवरेज डेंसिटी, ठीक है। और मार्स की है 3.93, वीनस की है 5.24,
5.24, ठीक है। और सैटर्न की बहुत कम है, दशमलव में है 0.687, 0.687। तो आंसर क्या होगा सैटर्न की, सैटर्न, ठीक है। सैटर्न की डेंसिटी सबसे कम होगी इनमें से, तो सैटर्न इसका आंसर होगा। अगला है विच ऑफ द मोस्ट फेमस फीचर ऑफ चिरिया लोकेटेड इन वेस्ट सिंह भूमि। कह रहे हैं चिरिया जो है वो किस लिए फेमस है। ये भारत की सबसे बड़ी आयरन और माइन है, सबसे बड़ी आयरन और माइन है भारत की। तो चिरिया हमारी फेमस है आयरन ओर के लिए, माइनिंग के लिए, ठीक है, ना कि डैम, बर्ड सेंचुरी या नेशनल पार्क। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा इसमें, किस लिए, आयरन ओर के लिए। अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि पट्टी सीमा प्रोजेक्ट जो है, पट्टी सीमा प्रोजेक्ट जो है, इंटीग्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। पट्टी सीमा प्रोजेक्ट किन नदियों को जोड़ता है, जोड़कर बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर है कृष्णा गोदावरी। पट्टी सीमा जो प्रोजेक्ट है ये लिफ्ट इरिगेशन का प्रोजेक्ट है, लिफ्ट इरिगेशन का, और ये है, इसका आंसर सही है कृष्णा और गोदावरी, ऑप्शन 2, लिफ्ट इरिगेशन, है ना, सिंचाई, सिंचाई का प्रोजेक्ट है लिफ्ट इरिगेशन, और इसका सही उत्तर है कृष्णा और गोदावरी। 26वां सवाल है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर कंसर्न्ड विद द स्कर एंड ड्रमलिन। ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है, आपको बताओ, ये सवाल थोड़ा कठिन सवाल की श्रेणी में रखूंगा इसको मैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन में, और इस सवाल में थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के लोग हैं उनमें से भी कई लोगों का हो सकता है गलत हो, ठीक है, तो इसमें दिमाग क्या लगाना। एस्कर आर रीजेज ऑफ क्रूडली बेडेड ग्रेवल एंड सैंड। तो पहले ये बता रहा है कि एस्कर जो होते हैं वो एक तरह के कटक होते हैं, जिसमें क्या होता है, ग्रेवल और बालू होती है, सैंड होती है। तो ग्रेवल और सैंड है, ये कह रहा है। तो मैं आपको बताऊं ये सत्य कथन है। एस्कर बने कब, हिमानी काल के समय ग्लेशियर के ऊपर थे और नीचे धाराएं ग्लेशियर के नीचे बहती थी, ठीक है। तो सरिताओं की अंडर ग्लेशियर सरिताएं जो थी, अंडर ग्लेशियस रिवर्स, तो वो रिवर्स के उससे बने एस्कर बाद में ग्लेशियर पिघल के, ठीक है, तो वो दिखने लगे ऊपर, ठीक। तो ये बने रिवर्स की एक्टिविटीज से, किसके, अंडर ग्लेशियल रिवर्स की एक्टिविटीज से। तो ये तो सही है। फिर ड्रमलिन आया, तो कह रहा है ये कैसे बना, ड्रमलिन्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड मोस्टली ऑफ बोल्डर एंड क्ले। ये भी सही है, ठीक है, बोल्डर होता है और क्ले होता है। बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरेन विद एस्कर्स। देखो बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी किसको कहते हैं, सबसे पहले यहां ये जान लीजिए। ये सवाल यूपीएससी में आया हुआ है ऑप्शनल में, शॉर्ट नोट लिखने के लिए, और यहां आपको सोचिए बीपीएससी ने कितना लेवल बढ़ाते हुए पूछा है कि क्या है। तो बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी का ड्रमलिन का ही दूसरा नाम, तो ये एस्कर नहीं है, ये ड्रमलिन है। तो ये हमारा ऑप्शन 3 गलत। अब वाइल एस्कर्स आर बिल्ड बाय ग्लेशियर स्ट्रीम, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ग्लेशियर के नीचे जो स्ट्रीम्स चलती थी उनसे ये अंडर ग्लेशियर स्ट्रीम से बने हैं एस्कर, सही बात है। और ग्लेशियर एक्शन से क्या बने हैं, ड्रमलिन, ठीक। तो इसको इरोजनल फीचर में कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग वो, तो ये भी सही है। तो 1, 2 एंड 4 इसका सही ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन होगा बी। एक बास्केट टोपोग्राफी किसे बोलते हैं, ड्रमलिन को, ना कि एस्कर को, ठीक। अगला सवाल, ये थोड़ा मैं डिफिकल्ट की श्रेणी में रखूंगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन था, जिन लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी थी उन लोगों के लिए ये। ड्रमलिन एक्चुअली देखने में ऊपर से किसके कैसे लगते हैं, एक बास्केट जैसे रखी, बहुत सारे ड्रमलिन अगर एक ही जगह है तो इसलिए इनको एक बास्केट टोपोग्राफी भी कहा जाता है। कंबसन ऑफ अंडरग्राउंड कोल अकर्स इन द स्टेट ऑफ। देखो आपको एक चीज इसमें बता दूं, कंबसन ऑफ कोल कई बार होता रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको पता है झारखंड की झरिया की माइन कई सालों से जल रही है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए झारखंड की झरिया, ठीक है। झरिया की माइन में जो आग लगी है, झरिया कोल माइन है, उसकी वजह से ये सवाल पूछा गया है कि अंडरग्राउंड में जो कोयला जलता रहता है वो कौन से स्टेट में जलता है, ठीक है। तो अभी हमारे प्रश्न हो गए 27 तक, चलते हैं अगले सवाल में, 28वें सवाल में। इसको देख लीजिए आप लोग अच्छे से, अगर कर पाए हैं तो मिला लीजिए, ठीक है। 21वें का सी, 22वें का ई, 23वें का डी, 24वें का ए, 25वें का बी, 26वें का बी, 27वें का सी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ।
हमारा सवाल है 28वां, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज माइका डिपॉजिट? बिहार के कौन सा जिला है जहां पे अभ्रक का भंडार पाया जाता है? ये है गया जिला हमारा, जिसमें अभ्रक का भंडार पाया जाता है। बिहार के गया जिले में अभ्रक का भंडार पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। 29वां सवाल जो है वो कहता है सोन और गंगा की जो मिलती हैं वहां कौन सा डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है जहां सोन और गंगा मिलती है? तो इसके बारे में आप देख लीजिए, सोन और गंगा मिलती हैं पटना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो पटना डिस्ट्रिक्ट हमारा वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सोन और गंगा का कन्फ्लुएंस होता है, तो इसका आंसर होगा बी। 30वां सवाल है हमारा कि दामोदर कोयल और सुवर्ण रेखा कहां से निकलती है? द रिवर्स दामोदर कोयल एंड सुवर्ण रेखा ओरिजिनेट फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? डेक्कन प्लेट्यू, डाउट नहीं है, ये गलत सवाल है, गलत ऑप्शन है। डेक्कन प्लेट्यू से नहीं निकलती, डेक्कन प्लेट्यू काफी नीचे से शुरू होता है। फिर दूसरा सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड भी नहीं है। आप जानते हैं कि ये छोटा नागपुर पठार वाला एरिया है। अगर हम इस लोकेशन को देखें, जैसे दामोदर को देखें, दामोदर निकलती है चंदवा, चंदवा जगह है झारखंड के चंदवा, ठीक है। और दूसरी जगह है हमारा पिक्सा, रांची के पास है पिक्सा नगर, वहां से निकलती है हमारी सुवर्ण रेखा। तो ये सारा एरिया कौन सा है? छोटा नागपुर पठार का एरिया है, तो इसमें छोटा नागपुर प्लेट्यू आंसर होना चाहिए, छोटा नागपुर प्लेट्यू। अगला सवाल है हमारा 31वां सवाल है, रामसर साइट कौन सी है बिहार की पहली? ये सवाल प्रत्याशित सवाल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इस सवाल को, बस यहाँ पे थोड़ा बीपीएससी ने खेल किया है। एक्चुअली आपने जो पढ़ा है वो काबर ताल पढ़ा है, काबर ताल, ठीक है, जबकि यहाँ पे जो दिया है काबर ताल नाम का ऑप्शन नहीं दिया। काबर ताल का दूसरा नाम दिया है यहाँ पे कांवर लेक, कांवर लेक को ही काबर ताल भी कहा जाता है, इसलिए। और ये एकमात्र, न केवल पहली बल्कि बिहार की एकमात्र रामसर साइट, बिहार की एकमात्र रामसर साइट है, एकमात्र रामसर साइट, ठीक है, बिहार की एकमात्र रामसर साइट है ये। और उसके बाद 32वां सवाल पूछा है, ब्रह्मयोनी हिल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहार के कौन से जिले में ब्रह्मयोनी पहाड़ियां लोकेटेड है? तो इसका आंसर है आपका गया, अगेन गया, गया डिस्ट्रिक्ट। देखो एक चीज आप जान लीजिए, कभी भी किसी भी परीक्षा में अगर एक ही तरह के ऑप्शन 2-3 सवालों में दिए हो और आपको वो 2-3 ना आ रहे हो, तो जो कॉमन ऑप्शन है उसी को मारना चाहिए। तो कम से कम एक सवाल सही हो, ये ट्रिक है, कम से कम एक सवाल सही हो जाता है और कई बार सारे सवाल सही हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप अगर कॉमन क्या देखा था, पीछे वाले सवाल में भी गया है, यहाँ वाले में भी गया ऑप्शन है, ठीक है, तो आपको इसमें से गया ही मारना चाहिए था, ठीक है। तो अगर दोनों में आप गया मारते तो दोनों सही हो जाते, लेकिन फिर भी अगर किसी और तरह का सवाल होता तो कम से कम एक सही होता। ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा 33 नंबर, विच एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ बिहार हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स? बिहार के किस एग्रो क्लाइमेट रीजन में सबसे ज्यादा जिले पाए जाते हैं? तो ये है नॉर्दर्न वेस्ट, बी ऑप्शन। इसमें 13 जिले पाए जाते हैं इस डिस्ट्रिक्ट में, तो ये हमारा सबसे ज्यादा जिलों वाला एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है बिहार का, 33 नंबर, ठीक है। तो हमने 33 सवाल कर लिए, अब हम बढ़ते हैं 34वें सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है जियोडेसी, इसको मैं डिफिकल्ट में रखूंगा, डिफिकल्ट में इसलिए रखूंगा क्योंकि का रीजन है क्योंकि जियोडेसी जैसी शब्दावली का इस्तेमाल हुआ है और जियोडेसी कोर भूगोल की शब्दावली है, ठीक है। जियोडेसी के बारे में बोला है कि इसका सही क्या है, तो इसका सही उत्तर है अर्थ के डायमेंशन को, मेजरमेंट ऑफ डायमेंशंस ऑफ अर्थ, और अर्थ की जो लोकेशन है इस पे इनवर्स में उसको, इन सब चीजों को जो नापने वाला विज्ञान है तो जियोडेसी कहलाता है और जियोडेसिस्ट कहलाते हैं जो ये काम करता है, ठीक है। तो ज्यामिति का एक विज्ञान है, ये ज्यामिति है एक तरह की जियोडेसी, तो जैसे स्थनीज को आप एक जियोडेसिस्ट कह सकते हैं, ठीक। तो इसका आंसर होगा हमारा मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ अर्थ, ठीक। अगला है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी? ये बहुत चर्चित सवाल है, भूगोल जो जरा सी भी पढ़ा है उसने पढ़ा है। ये वेगनर की थ्योरी है, अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, ए वेगनर ने ये सिद्धांत दिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इसमें कहा इन्होंने कि जो महाद्वीप है वो चलायमान है, स्थिर नहीं है,
वो चलते रहते हैं और उनमें ड्रिफ्ट हुआ है, प्रवाह हुआ है, तब जाके ऐसा शेप आया है अर्थ का। ठीक है, तो ये विज्ञान ने कहा सुंडा ट्रेंच लाइज पैरेलल टू द आइलैंड। इन्होंने कहा, ये पूछा है सवाल कि किस आइलैंड, किस द्वीप के साथ साथ सुंडा ट्रेंच है। तो अगर आप इंडोनेशिया का मैप देखेंगे तो पहले आपको मिलेगा सुमात्रा, फिर आपको मिलेगा जावा, इस तरह से आपको मिलेगा। तो ये सुमात्रा के पैरेलली ऐसे ऐसे ये सुंडा ट्रेंच है। इसी सुंडा ट्रेंच का दूसरा नाम है जावा ट्रेंच। जावा ट्रेंच भी इसको कहते हैं कई लोग, लेकिन ये किसके पैरेलल है? सुमात्रा। सुमात्रा भारत की तरफ जाएगी तो पहले मिलेगा, और सुमात्रा के पैरेलल है हमारा ये जावा ट्रेंच, या इसी को क्या कहा जाता है? सुंडा ट्रेंच, सुंडा कटक। तो ये हमारा सुमात्रा के पैरेलल है, मैप में आप इसे देख सकते हैं। अगला है 37, एन इफेक्टिव कोरियलिस फोर्स रिजल्ट फ्रॉम। कह रहे हैं जो प्रभावी कोरियलिस बल है वो किसका रिजल्ट है, किसका परिणाम है? तो हमारे ऑप्शन है सोलर सिस्टम का परिणाम है, अर्थ के रोटेशन का, इंटीरियर ऑफ अर्थ का, कोलोराडो और गल्फ स्ट्रीम का, या नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं, जो कोरियलिस फोर्स है ये एक तरह का छद्म बल है, स्यूडो फोर्स बोलते हैं, स्यूडो फोर्स। ठीक है, ये स्यूडो फोर्स है, मतलब ये बल होता नहीं है, लेकिन अर्थ के रोटेशन की वजह से ये महसूस होता है, महसूस किया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दोनों गोलार्धों में, अगर आप इक्वेटर से, भूमध्य रेखा से, इफ यू गो टू द नॉर्थ और गो टू द साउथ, तो नॉर्थ में अगर जा रहा है कोई भी चीज, चाहे वो धारा हो, करंट हो, या कोई एयर विंड हो, तो वो कहां जाएगी? अपने डायरेक्शन के राइट मुड़ जाएगी, किसमें? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और लेफ्ट मुड़ जाएगी अपने सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये है हमारा कोरियलिस फोर्स, जो कि एक स्यूडो या छद्म बल है, और ये उपजा किससे? पृथ्वी के रोटेशन से। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी। 38 नंबर में आप आ जाइए। 38 नंबर सवाल जो कहता है वो कह रहा है कि डेड सी जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव अ बॉर्डर लैंड विद द डेड सी। तो यहां पे आपको देखना है कि डेड सी का मैप अगर आप देखें तो यहां पे आप पाएंगे लेबनान किस तरफ है? डेड सी बीच में है, क्लोज सी है, जबकि लेबनान पड़ता है हमारा मेडिटेरियन की तरफ, ठीक है, भूमध्य सागर की तरफ। तो लेबनान इसके आंसर में नहीं है, पहला चीज पता चली। दूसरी चीज क्या पता चली? लेबनान नहीं है, ठीक है, ए नहीं है। अब जॉर्डन को देखिए, यस जॉर्डन इज देयर, जॉर्डन इज देयर, इजराइल इज देयर, पैलेस्टाइनियन का भी कुछ पार्ट, ठीक है। तो इसमें अगर मान लो सपोज करो पैलेस्टाइन आपको नहीं भी पता है, तो भी अगर जॉर्डन और इजराइल है और पैलेस्टाइन है, तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन कट गए। अब लेबनान और ये, लेबनान पक्का पता है आपको, तो यहाँ पे आप लेबनान को आंसर मारेंगे, ठीक है, लेबनान को आंसर मारेंगे। और इसके बाद हमारा है अगला आंसर 39, इल्मेनाइट जो है which is widely distributed along the Indian coastline is mineral of। इल्मेनाइट जो है एक तरह का खनिज है, वो भारत के तट रेखा के साथ बहुत ज्यादा विस्तृत मात्रा में पाया जाता है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि ये खनिज जो है किस धातु का है, कौन सी धातु इससे प्राप्त करेंगे आप? तो वो धातु है टिटेनियम। टिटेनियम धातु जो है आप इल्मेनाइट नामक खनिज से प्राप्त करते हैं। अगला सवाल है, कंपेयर द हिमालयन रिवर द पेनिनसुलर रिवर आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंपैरिजन। तो वो कह रहे हैं कि आपको कंपेयर करना है हिमालयन रिवर्स में, हिमालयी नदियों में, और पेनिनसुला या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में क्या कंपेयर है, पूछिए। पहला कह रहा है मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर आर पेरेनियल वेयर एज मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर आर रेन फेड। कह रहा है कि पेरेनियल का मतलब क्या होता है? वर्ष भर बहती है। ये कह रहा है कि हिमालय की रिवर है सदावाहिनी है, ठीक है। अच्छा देखिए क्यों है सदावाहिनी? अगर बर्फ से कोई चीज जा रही हो, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों में बर्फ है, तो बर्फ पिघल पिघल के वर्ष भर आती रहेगी। अब बारिश हो या ना हो तो ठीक है, पेरेनियल है। फिर कह रहा है कि नहीं, जो इनकी तुलना में जो पेनिनसुलर रिवर है वो रेन फेड है। कह रहा है कि रेन फेड का मतलब है वर्षा से पानी ज्यादा प्राप्त करती है। तो सही बात है, वहां पे ऊंची चोटियां नहीं है, तो उन चोटियों से बर्फ नहीं पिघलती, तो उनकी बहुत बड़ी मात्रा जो होती है वर्षा के जल से आती है। तो ये प्रश्न हमारा, ये पहला ऑप्शन तो सही, पहला ए
स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि द ग्रेडियंट ऑफ द हिमालयन रिवर इज स्टीपर देन द पेनिनसुलर, तो कह रहे हैं कि जो ढाल है, ग्रेडियंट है, वो हिमालयन रिवर की स्टीपर है पेनिनसुलर रिवर से। एक ये सवाल है। दूसरा सवाल, इसमें अब दो ऑप्शन एक साथ पढ़ेंगे। द पेनिनसुलर रिवर कॉज मोर इरोजन ऑन द इट्स वे इन कंपैरिजन टू द हिमालयन। अब ये आप अगर समझ लें आखिरी वाला स्टेटमेंट कि हिमालयन रीजन ज्यादा इरोजन करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की रॉक्स जो है, चट्टाने जो हैं, वो भुरभुरी हैं, जबकि आपकी पेनिनसुलर रीजन की जो चट्टाने हैं वो कैसी हैं, डेक्कन लावा है वो, और वो चट्टानों को काटना मुश्किल है। तो ये गलत हो गया तीसरा। अब अगर आप तीसरे को गलत करके ऑप्शन लगाएं तो यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो ये तीनों गलत हो गए। तो अब बचता क्या है आपके पास? 1 और 2 ओनली। अगर आपको ऑप्शन नहीं भी आ रहा है तो भी इसका आंसर आप आराम से लगा सकते। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा सवाल है, इसको देख लीजिए। 40 नंबर तक आपके सवाल हो चुके हैं। इसमें एक ट्रिकी था, सुंडा ट्रेंच वाला सवाल, ठीक है, और एक थोड़ा टफ सवाल था इल्मेनाइट वाला, बहुत ज्यादा टफ नहीं। अर्थ के रोटेशन का कॉन्सेप्ट का सवाल था। तो सारी चीजें बीपीएससी ने इस बार पूछी है, कॉन्सेप्ट भी पूछा है और आपको फैक्ट्स भी पूछे हैं। तो अब चलते हैं हम अगले सवाल में, ठीक है। सवाल नंबर 41 कह रहा है कि मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट चूजन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द पर्सन। कहते हैं कौन सी ऐसी व्यक्तियों की कैटेगरी है इस लिस्ट में, जो इन्होंने प्रश्न में पूछा है, जो विधान परिषद के सदस्यों को नहीं चुनती है। ठीक है, तो इसमें आप जानते हैं लोकल बॉडी, स्थानीय निकाय जो हैं वो चुनते हैं, आपने पढ़ा है। टीचर्स के बीच में भी चुनाव होता है, ग्रेजुएट्स के बीच से भी चुनाव होता है। ये चुनाव है, ये चुनाव हमारा, अगर आपको मैं फैक्ट में बताऊं तो ये 1/3 सदस्य यहां से, या फिर 1/12 सदस्य और 1/12 सदस्य, इतने सदस्य यहां से विधान परिषद में लिए जाते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट का कोई उल्लेख नहीं है हमारे इनके चुनाव में, ठीक है, तो इनके बीच से नहीं चुने जाएंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच से संवैधानिक तौर पे ये वोट नहीं डालेंगे। ग्रेजुएट्स केवल वोट डाल के चुन लेंगे, टीचर्स चुन लेंगे और लोकल बॉडी, स्थानीय निकायों के लोग चुन लेंगे। तो इसका सही जवाब होगा डी, जो कि एक असत्य कथन है और हमारा पूछा क्या गया है, यही असत्य कथन पूछा गया है। अगला हमारा 42 है, स्प्लिट सिस्टम क्या है। देखिए स्प्लिट माने होता है काटना। कह रहे हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, भारतीय प्रशासन में, व्हाट इज स्प्लिट सिस्टम? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में जो विघटन का, स्प्लिट करने का, बांटने का सिद्धांत है, ये क्या है? ये कुछ और नहीं बल्कि हमारी विधायिका और कार्यपालिका के बीच का बंटवारे का सिद्धांत है। इसमें कहा जाता है कि जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं, मतलब विधायिका में है, उनको इंप्लीमेंटेशन मतलब कार्यपालिका में दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। दोनों का बंटवारा अलग है। तो स्प्लिट सिस्टम हो गया हमारा पॉलिसी और इंप्लीमेंटेशन, कि आप पॉलिसी बनाइए और इंप्लीमेंटेशन कार्यपालिका करेगी और पॉलिसी बनाएगी मुख्य रूप से विधायिका। ठीक है, तो इसलिए दोनों को अलग अलग किया गया है, सुविधा के लिए और चेक बैलेंस के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा सी, पॉलिसी एंड इंप्लीमेंटेशन। 43वां है। अब ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है, ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्लियामेंट्री कमेटी रिलेटिंग टू डेलीगेशन ऑफ पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन टू द एग्जीक्यूटिव। कह रहे हैं वो कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी है। सवाल की लैंग्वेज समझिए, थोड़ा ट्रिकी सवाल है और फंसाया है इसमें आप। तो जो डेलीगेशन ऑफ पावर को क्या करती है, रिलेट है कि डेलीगेशन ऑफ पावर टू मेक रूल्स, ठीक है, इसके लिए बनाई जाती है। तो इसमें अगर आप देखें ऑप्शंस में तो कमिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन, कमिटी ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ऐसी 4 कमेटियों का नाम दिया है। इसका सही उत्तर होगा कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, ये चेक करती है कि सही से लेजिस्लेशन हो रहा है कि नहीं। सवाल की भाषा इस तरह से बना दी गई है कि वो समझ में उतना नहीं आता, लेकिन ये इस बात पे नजर रखती है कि हमारा जो डेलीगेशन है पावर का, वो सही तरह से लागू हो रहा है कि नहीं। अदर कोई कमेटियां, इसमें ऐसी कमेटियां एग्जिस्ट नहीं करती इस तरह की। तो यहाँ पे सही उत्तर हमारा होगा कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, तो इसका बी आंसर सही है 43 का। 44 है हमारा, कह रहा है आर्टिकल 300 क्या है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करता है। देखिए आर्टिकल 300 कुछ और नहीं बल्कि ये करता है कि गवर्नमेंट को
आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और गवर्नमेंट भी किसी चीज को चैलेंज कर सकती है। इसका मतलब क्या हो गया, सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स से ये संबंधित है, सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स से। 44वां का ए आंसर आपको यहाँ पे सही है। जुडिशियल प्रोसेस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, कह रहे हैं किसके आधार पे भारत का न्यायपालिका काम करती है। देखो ये सवाल भी थोड़ा ट्रिकी है, जैसे कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट कोई काम नहीं करता, हम आप नहीं करते, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी सारी ब्रांच, कॉन्स्टिट्यूशन एक अम्ब्रेला है, उसी अम्ब्रेला के अंदर सब काम करते हैं। फिर कह रहा है दूसरा द ड्यू प्रोसेस ऑफ रूटीन लॉ कन्वेंशन, लॉ रूटीन लॉ का जो ड्यू प्रोसेस है, कन्वेंशंस भी है। फिर कह रहा है द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। देखो इसमें इस तरह से देखेंगे तो सारे ही सही लग रहे हैं, लेकिन अब इसमें नीचे भी दिया मोर देन वन ऑफ द अबव, ये भी सही हो सकता है, लेकिन अगर अम्ब्रेला चीज कोई दी है तो हर चीज का सोर्स तो कॉन्स्टिट्यूशन है। आप पाते हैं जब हमारे न्यायाधीश निर्णय देते हैं तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, इनमें से चारों चीज का करते हैं, तो ई के साथ भी आप जा सकते हैं और ए के साथ भी जा सकते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को सब चीज का सोर्स मान ले तो ए के साथ जाएंगे, लेकिन जिस तरह से सवाल दिया गया है तो मेरे हिसाब से ई ज्यादा बेटर ऑप्शन है, लेकिन ए भी हो सकता है। ठीक है, तो इस सवाल में आप लोग जो ए और ई लगाए हैं वो लोग अपना देख लें, थोड़े दिन धैर्य रखें ऑफिशियल आंसर की में, तो इस सवाल को आप थोड़ा एक उस पर रख सकते हैं। ठीक है, बट आई विल गो विद द ई। इसके बाद फिर 46 क्वेश्चन नंबर है हमारा। 46 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है लोकायुक्त का जो पद है वो सबसे पहले कहां स्टेब्लिश किया गया था। लोकायुक्त का पद जो सबसे पहले वो महाराष्ट्र में 1971 में स्टेब्लिश किया गया था, महाराष्ट्र में 1971 में। ये भारत का पहला लोकायुक्त था, महाराष्ट्र सरकार ने इसको अपॉइंट किया था। कह रहा है Which of the following post was held by A.S. आनंद in late 90s? A.S. आनंद काफी फेमस ज्यूरिस्ट रहे हैं और भारत की जुडिशरी में इनका काफी नाम है। ठीक है, तो A.S. आनंद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद को इन्होंने सुशोभित किया 1990s में, और ये काफी फेमस चीफ जस्टिस हुए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया A.S. आनंद। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे हैं भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन की 11वीं अनुसूची है उसमें क्या पार्ट नहीं है। 11वीं अनुसूची का मतलब समझ रहे हैं, 11वीं अनुसूची का मतलब स्थानीय निकायों में पंचायतों से संबंधित है, तो इसका पार्ट क्या नहीं है। तो इसमें लाइब्रेरी है, फ्यूल एंड फॉर्डर है, टेक्निकल ट्रेनिंग है, रूरल स्पोर्ट की बात नहीं की गई है। थोड़ा आपको ये भी जानना होगा कि स्पोर्ट की बात अभी कुछ सालों में ज्यादा मुखर होके आई है, हो सकता है आगे इसके सब्जेक्ट्स बढ़ाए जाएं, इसके विषय जो है वो बढ़ाए जाएं, लेकिन वर्तमान समय में हमारा रूरल स्पोर्ट्स की बात नहीं की गई है, किसमें, हमारी 11वीं अनुसूची में 11th शेड्यूल में। ठीक है, अब 49th नंबर क्वेश्चन है हाउ मैनी मतलब कितनी डिमांड्स फॉर ग्रांट आर पुट बिफोर द पार्लियामेंट एज अ पार्ट ऑफ द एनुअल बजट इन परसुवेंस ऑफ आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझना होगा आपको। होता क्या है, कोई भी ग्रांट, जैसे सरकार को कोई भी पैसा निकालना है तो पार्लियामेंट के सामने ग्रांट्स रखने की मांग रखनी पड़ती है। तो सवाल पूछ रहा है कि कितनी मांगे रखी जाती हैं अनुच्छेद 113 के तहत। तो इसमें आपका जितने विभाग होते हैं और विभाग बदलते रहते हैं, तो ग्रांट्स की मांग भी बदलती रहती है। जैसे अगर अभी वाले बजट की हम बात करें तो इसमें 102 डिमांड्स की गई हैं, पहले 99 डिमांड की, तो ये घटती बढ़ती रहती है। तो इस प्रश्न का उत्तर एग्जैक्ट दे पाना संभव नहीं है, लेकिन अभी के हिसाब से अगर दें तो नन ऑफ द अबव इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर नन ऑफ द अबव होगा अगर इस बजट की बात करें, क्योंकि इसमें 102 डिमांड्स रखी गई हैं। तो 49th नंबर क्वेश्चन भी आपका थोड़ा ट्रिकी है और चूंकि ये बदलती रहती है तो यहाँ पे हमारा बेसिक उत्तर होगा हमारा 49 क्वेश्चन पे हम लोग। तो डिमांड फॉर ग्रांट की जो बात की गई है वो कह रहे हैं डिमांड फॉर ग्रांट आर पुट बिफोर द पार्लियामेंट एज पार्ट ऑफ एनुअल बजट इन परसुएंस टू आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 113 के आधार पे जो डिमांड की जाती है ग्रांट्स की, वो डिमांड कितनी है ये पूछा है। तो देखो ये बदलता रहता है, जितने हमारे उस साल उस वर्ष हमारा जितना विभाग होते हैं, हर विभाग की अलग अलग ग्रांट्स होती हैं। ठीक है, तो ये चूंकि चेंज होता रहता है तो इसमें इस साल का अगर आप देखें तो 102 है,
इस हिसाब से अगर आंसर को देखें तो नन ऑफ द अबव सही होना चाहिए, या मोर देन अबव। ठीक है, तो आपको यही लगाना होगा, यही आपके पास विकल्प है। अगला सवाल हमारा 55वां, इन विच ईयर वाज द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस वाज लॉन्च। तो जो 50वां सवाल है इसकी है 2 अक्टूबर 1953 को हमारी नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, राष्ट्रीय विस्तार योजना सेवा लॉन्च की गई थी, 2 अक्टूबर 1953 को। तो हमारे 50 सवाल हो चुके हैं, 1/3 पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारे 100 सवाल बचे हैं, वो बड़ी तेजी से हम लोग करेंगे, आंसर देखेंगे, बस आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 कह रहा है कि बेस्ट इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगा। देखो ये सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडेक्स हैं, लेकिन इसका उत्तर सिर्फ एक होगा। क्यों? क्योंकि बेस्ट तमाम नहीं होते, बेस्ट एक ही होता है। तो यहां पे बेस्ट अगर देखें तो इसका सही उत्तर होगा रियल इनकम। क्यों? क्योंकि रियल इनकम अगर बढ़ेगी तो ही हमारे हर इंडिविजुअल की सही ग्रोथ होगी। अदरवाइज मान लीजिए बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ता जाए और एक ही आदमी के पास सारा पैसा केंद्रित हो जाए तो भी वो सही इंडिकेटर नहीं है। प्राइस बढ़ जाए और नेशनल इनकम उसकी वजह से बढ़ जाए तो भी वो सही इंडिकेटर नहीं है। तो बेस्ट इंडिकेटर आएगा पर कैपिटा रियल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ। अगला हमारा आंसर होगा इसमें कि द सेकेंड फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, इसका जो स्वच्छ भारत मिशन का द्वितीय फेज है उसकी टाइम पीरियड है 2020-21 से 2024-25। तो इसका सही आंसर है 52 का सी। 53 है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। कह रहा है जो इनका पार्ट नहीं है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का पार्ट नहीं है, इनमें से कौन। तो इसका 53 का सही जवाब है हमारा नन ऑफ द एबव। ये सारे जो हैं ये पार्ट हैं किसके? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के। तो इसका सही जवाब होगा नन ऑफ द एबव और मोर देन एबव, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मारने का यही फायदा है, इसीलिए बीपीएससी ने अपने बचाव के लिए एक ऐसा ऑप्शन दे दिया कि हाँ या नहीं है, दोनों चीज को एक ही में डाल दो। ठीक है, अब ये इसमें देखो कुछ कमीशन है उनको मैच करना है। अब इसमें सब कुछ आने की जरूरत नहीं है। अगर मैं पहली लाइन को देखूं सरकारी कमीशन, आपको पता है सरकारी कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशन है, तो अब मैं देखता हूं ए में तीसरा कहाँ है, ए में तीसरा केवल यहाँ है, तो इसी को सही मान, यही सही होगा। क्यों? क्योंकि अब बाकी में है ही नहीं है ए में 3, तो बाकी अगर आपको दूसरा तीसरा चौथा नहीं भी आ रहा है BCD तो भी आप ये सवाल सही कर सकते हैं इस बेस पे। अगला सवाल है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल को राइस प्रोडक्शन के असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम या असेंडिंग ऑर्डर में। बढ़ते क्रम में अगर राइस प्रोडक्शन के आप देखें तो हमें सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन देखना होगा, तो लास्ट में कौन होगा सबसे ज्यादा? वेस्ट बंगाल। यही एक वेस्ट बंगाल ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये ऑप्शन है जिसमें वेस्ट बंगाल लास्ट में है, तो ये नंबर 1। नंबर 2 क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, नंबर 3 मान लीजिए पंजाब, और नंबर 5 में आंध्रा है, लेकिन आंध्रा चूंकि यहाँ पे 4th नंबर पे है तो हम इसी को मानेंगे, तो इस पे डी ऑप्शन सही होगा, 55 का डी। बढ़ते क्रम में बताना है ना कि घटते क्रम में। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल है हमारा, अभी हमारे 55 सवाल हो गए हैं, हम जाते हैं 56वें सवाल में, तो इसको आप देख लीजिए, फिर उसके आगे कुछ अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। 56वां सवाल, विच द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में विद रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कंसीडर करना है हमें नीचे के स्टेटमेंट्स को। तो कह रहा है द फाइनेंस कमीशन इज द स्टैट्यूटरी बॉडी। आपको पता है आर्टिकल 280 के तहत ये बनती है, तो इसका मतलब स्टैट्यूटरी ना होकर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो ये स्टैट्यूटरी नहीं होगी, तो पहला इज रॉन्ग। दूसरा आर्टिकल राइट, इसके रिकमेंडेशन क्या कह रहा है? फाइनेंस का इसकी एडवाइजरी ओनली, यस इसकी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट चाहे माने चाहे ना माने, तो ये एडवाइजरी ओनली है। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कह रहा है 1950 में, नहीं 1951 में, तो ये भी रॉन्ग वो भी रॉन्ग, तो क्या सही हुआ? 2 and 3 ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सी सही है। अगला कह रहा है बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स, न्यूनतम आवश्यकता सूचकांक जो है हमारा जारी करता है इकोनॉमिक सर्वे में, इसके बारे में बात की गई है। तो इसके बारे में बात की गई और बताया गया, तो कहा कि द इकोनॉमिक सर्वे हैज कम अप विद द बेयर नेसेसिटी इंडेक्स एट रूरल एंड अर्बन। यस, इकोनॉमिक सर्वे आया है ये लेके रूरल अर्बन दोनों के लिए। ठीक है, फिर BNI के बारे में कहा है कि ये 2018 के लिए केवल स्टेट्स के, नहीं केवल 2018 के लिए, सभी स्टेट्स के लिए नहीं था।
ठीक है। BNI is based on 26 इंडिकेटर, यस 26 इंडिकेटर है। द BNI कंसिस्ट ऑफ 6 डायमेंशन, नो। ठीक है, तो इसका 1 and 3 ओनली राइट है, ए ऑप्शन। ठीक, अगले में विच टाइप ऑफ बैंक्स इज प्रपोज टू बी एस्टेब्लिश्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन बिहार। बिहार में एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए कौन से टाइप के बैंक की स्थापना की बात की गई है, प्रपोज किया गया है? ये है कृषि यंत्र बैंक। कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना की बात की गई है। 13 जिलों में कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की बात सरकार ने की है। 328 कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना किसके तहत? रबी महाअभियान के तहत इनकी स्थापना की बात की गई है। पूछा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 में कितना बिहार का था? तो ये सही जवाब है इसका 0.574। इसके साथ बिहार 36वां या आखिरी स्थान पे था, 36वें स्थान पे था, और इसके जस्ट ऊपर था हमारा यूपी 35वें पे। यूपी हमारा 35वें पे था और उसका भी कोई बहुत ऊपर रैंक नहीं थी, और इसका भी स्कोर लगभग 0.59 के आसपास था, 94 के आसपास। ठीक है, तो बिहार 0.574 इसकी जो अंक पाए और डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे नीचे था। द फिस्कल डिफिसिट इन बिहार ड्यूरिंग 2021-22, वित्तीय घाटा बिहार में 21-22 के दौरान कितना हुआ? 22,511 करोड़ का वित्तीय घाटा हुआ बिहार में इसके दौरान। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपको हमारी आंसर की भी उपलब्ध हो जाएगी अभी हमारे ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, यूनी एग्जाम्स का टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, यूनी एग्जाम्स आप सर्च कर सकते हैं, यूनी एग्जाम्स आपको टेलीग्राम में भी ये मिल जाएगा और आप इसे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी लिंक भी आपको मिल जाएंगी। इसके बाद हमारा आता है अगला सवाल पे चलते हैं, 61वें सवाल पे। 61वां सवाल हमारा कहता है कि बिहार में जो प्रोग्राम चल रहा है डिजिटल बिहार प्रोग्राम, डिजिटल बिहार प्रोग्राम के तहत कौन सा ये है जो सही है प्रश्न इसमें? तो आपको बताऊं मैं इसमें क्या लिखा गया, इसमें लिखा गया क्लास 6th एंड एबव, क्लास 6th एंड एबव के स्टूडेंट की बात की गई है। अगर क्लास 6th एंड एबव की बात की गई है तो ये तो गलत होगा। अब इनमें ऑल ऑफ द इसके स्टूडेंट होंगे, इसके ये सारे होंगे, लेकिन जब सारे हैं तो इसमें आपको ये ऑप्शन सही होगा, ई। अगला प्रश्न हमारा 15 फाइनेंस कमीशन में कि कितना बिहार ने डिविजिबल पूल में कितना पाया है सेंटर टैक्सेस के, ये बात कर रहा है। आपको पता है पूरे सेंटर टैक्सेस का डिविजिबल पूल 41% है। इस 41% में से अगर मैं उसकी नीतियां फाइनेंस कमीशन की बात करूं 15वें की, तो बिहार को प्राप्त हुए 4.13%। इसमें से अगर इसको 100 मान के मैं बात करूं 100%, तो इसमें से लगभग 10% प्लस है, 10% से अधिक। लेकिन ऐसे दोनों ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो हमारा क्या सही होना चाहिए? नन ऑफ द अबव के साथ मैं जाऊंगा। हो सकता है बीपीएससी इसको भी माने, कुछ लोग इसको मारे, लेकिन चूंकि इसको क्लेम किया जा सकता है कि नहीं ये नहीं होगा, ये ही होगा, आप क्लेम अगर कर देंगे तो बीपीएससी को ये मानना पड़ेगा नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि ये डेटा की बात है, फैक्ट की बात है, नीति आयोग की फाइनेंस कमीशन की वेबसाइट पे आपको ये डिटेल मिल जाएगी। अब देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन? तो इसमें रमेश चंद थे, अजय कुमार झा थे, अशोक लाहिड़ी थे, सुदीप्तो मुंडे नहीं थे। तो इसका सही जवाब होगा 63 का बी। बी इसका सही जवाब है 63 का। ठीक है, तो सुदीप्तो मुंडले जो थे ये हमारे मेंबर नहीं थे 15th फाइनेंस कमीशन के। अगला सवाल है इन द रिसेंट यूनियन बजट। देखिए कितने सवाल पूछ लिए, 3 सवाल केवल फाइनेंस कमीशन से पूछ लिए। द रिसेंट यूनियन बजट इंक्रीज द एफडीआई लिमिट को इंक्रीज किया गया है। इसमें इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर कितनी कर दी गई है बढ़ाकर? ये 74% कर दी गई है बढ़ाकर। ठीक है, तो इसका जवाब 64 का सी। As per the Union Budget 2021, the fiscal deficit is estimated to be has much percent of the GDP in how much percent of the GDP? तो इसका ये सही जवाब है 6.8% फिस्कल डिफिसिट जीडीपी का रहने की बात की गई है हमारे बजट 2021 में। हमारे 65 सवाल हो चुके हैं, आगे हम तेजी से बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी अभी खत्म करेंगे इसको, बने रहिए साथ में बिल्कुल। अगला सवाल पे जाते हैं, देख लीजिए आप लोग। इसमें जो लॉजिक के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी हवाबाजी नहीं है, सब चीज लॉजिक के साथ है। तो आप इसको देख के अपना अंदाजा लगा सकते हैं, अपनी तैयारी का अंदाजा भी लगा सकते हैं। चलिए, हमारा
सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किसने की? ये स्थापना की सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। कब की? 1876 में। तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इसका ए ऐसा सही है। अगला है नेताजी की जो उपाधि थी, ऑनरिफिक जो था नेताजी का, वो कहाँ दिया था? नेताजी को जो नेताजी की उपाधि दी गई थी वो जर्मनी में दी गई थी। किसके द्वारा? आजाद हिंद फौज के सैनिकों के द्वारा और जर्मनी के सैनिकों के द्वारा। तो ये जर्मनी में नेताजी की उपाधि इनको सुभाष चंद्र बोस जी को मिली थी। अगला सवाल है चितगांव आर्मरी रेड। चितगांव की जो लूट थी, सत्याग्रह लूट, वो कौन उसका पार्ट था? ये सवाल पूछा है, कौन रिलेटेड था? तो ये सूर्यसेन थे चितगांव में, ये चितगांव इससे रिलेटेड थे। अब अगला सवाल है आनंद मठ ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी किसके संबंधित है? किस क्रांति से संबंधित, किस अपराइजिंग से संबंधित है? तो आनंद मठ लिखी गई है सन्यासी विद्रोह के बारे में। सन्यासी अपराइजिंग, सन्यासी विद्रोह 1770 से 80 के बीच के समय में हुआ। और ये किताब जब लिखी गई आनंद मठ, उसका पब्लिकेशन ईयर 1882 है। ठीक है। और इसी तरह इसमें बाकी दो के नहीं, नील इंडिगो वाला आगे आ सकता है। इसकी किताब लिखी थी दीनबंधु मित्र ने, और ये इसका पब्लिकेशन ईयर है 1859 के आसपास। ठीक है। तो ये देखने वाली बात है। इसका सही उत्तर होगा सन्यासी विद्रोह, और ये किताब पब्लिश हुई 1882 में आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई। तो 69 का ए। अगला, क्विट इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट हैपन? कह रहा है भारत क्विट इंडिया मूवमेंट अर्थात भारत छोड़ो, अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन, अराइवल ऑफ लॉर्ड वेवेल, अराइवल ऑफ कैबिनेट मिशन। इनमें से कह रहा है फर्स्ट क्या हुआ? तो पहले क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन से जब संतुष्ट नहीं हुए तब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट छेड़ दिया। तो यहाँ सबसे पहले ये आया है, ये इसका टाइम और इसका टाइम दोनों बाद में है। ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 में है। ठीक। तो इसका सही जवाब है क्रिप्स मिशन। आगे है 71 सवाल, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस? ये बिल्कुल इजी सवाल है, इजीएस्ट। जवाहरलाल नेहरू हैं कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष। कह रहे हैं अब चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड कौन नहीं? आप पीछे भी देख चुके हैं कि राजकुमार शुक्ला के बारे में हमने बात कर ली है ऑलरेडी। ठीक है। तो राजकुमार शुक्ला ने तो इन्वाइट ही किया था, तो ये तो है ही है। राजेंद्र प्रसाद भी थे, बंकिम चंद्र जे.बी. कृपलानी भी थे। तो कौन नहीं था? राम मनोहर लोहिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? आंसर है इसका डी, राम मनोहर लोहिया इसके पार्ट नहीं थे, अर्थात 72 का डी ऑप्शन सही है। 73, वन ऑफ द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 कुंवर सिंह किससे रिलेटेड थे? किस जागीर के? सबको पता है जगदीशपुर। इजी सवाल, जगदीशपुर से रिलेटेड है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इसको गलती नहीं करना है। ये सवाल अगर गलती करते हैं आप तो सिलेक्शन नहीं होता है। 73 सवाल इजीली निकल गए हमारे बहुत कम समय में। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 74th, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट हु अमंग द फॉलोइंग एस्केप्ड फ्रॉम हजारीबाग जेल? कह रहे हजारीबाग जेल से भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन भाग के गया था? कौन जेल तोड़ के भाग गया था? तो इसका सही जवाब है हमारा, इसका सही जवाब है जयप्रकाश नारायण। हजारीबाग जेल तोड़ के भाग गए थे जेपी जी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन? गया सेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में जो कांग्रेस का गया सेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? चेयरमैन कौन था जिसने अध्यक्षता की? वो थे चित्तरंजन दास। इसका सही आंसर है ए। आगे आइए आप, व्हाट पोर्टफोलियो राजेंद्र प्रसाद हेल्ड इन द इंटरिम गवर्नमेंट? पहले भी हमने अंतरिम सरकार की बात की, लियाकत अली वाली, तो उसमें इनकी क्या भूमिका थी राजेंद्र प्रसाद की? इनको दिया गया था खाद्य और कृषि विभाग। ठीक है। खाद्य और कृषि मंत्रालय के अध्यक्ष मंत्री थे, ये अध्यक्ष थे, उसके सुपरवाइजर थे राजेंद्र प्रसाद जी, जो बाद में राष्ट्रपति भी बने। अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है? गदर पार्टी का है कि कौन गदर पार्टी कहां स्थापित की गई? तो गदर पार्टी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थापित की गई थी। आपको पता होगा सैन फ्रांसिस्को, ये है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 78, हु एस्टैब्लिश्ड द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी? भारत में सर्वेंट 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई। उसकी स्थापना की गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। मतलब इसका ऑप्शन क्या सही है? डी, डी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद हमारा 79th क्वेश्चन आता है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखी गई लाला लाजपत राय के द्वारा। ये गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल, आपने सुना होगा, लाल बाल पाल गरम दल के नेता थे, इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। अगला है, हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस?
देखिए ये सवाल बहुत पेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इसमें जो उत्तर है वो बी आर अम्बेडकर है। बी आर अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। इनके अलावा एक व्यक्ति और थे, जोड़ लीजिए हमें आगे के लिए, तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अम्बेडकर के अलावा ये भी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ये दोनों किसमें शामिल हुए, सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो हम पहुंच गए 80 नंबर सवाल तक, आधे से ज्यादा जर्नी हमने पार कर ली, बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से हम लोग कर ले रहे हैं। तो आप इसके 80 सवालों के जवाब तो आप पा गए। आगे बढ़ते हैं। 81 अब मैथ के सवाल आ चुके हैं। देखो इसका सही, द लॉग वैल्यू ऑफ √2 के पावर 32 का क्या होगा, इसका सही जवाब है, देखिए इसकी डिटेल वीडियो आपको मैथ्स की अलग से मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन आज हम इसको यहाँ पे जल्दी जल्दी, चूंकि हमें आंसर देखने हैं तो हम केवल आंसर देखेंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हमारा क्वेश्चन नंबर 81 का सही जवाब है 10। ठीक है, अगला है, बाय सेलिंग 45 lemons for 40 a man loses 20%, how many should he sell for 24 to gain 20% in transaction। तो कह रहा है अगर 24 रुपए में वो कितने मैंगो बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो इसका सही जवाब है 18 रुपए में वो 18 मैंगो 24 रुपए में बेचे तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। अब ट्रेन की स्पीड, ट्रेन एक 110 मीटर लंबी ट्रेन है जो 58 किलोमीटर 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ट्रेवलिंग कर रही है, और इसी के साथ में ट्रेन ऐसे जा रही है। ट्रेन कितना, 110 मीटर की ट्रेन है और ये कितने जा रही है, 58 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 58 किलोमीटर। अब इसी के साथ इसी की दिशा में जा रहा है एक आदमी, उसकी हाइट है कितना, ये इसका स्पीड कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहे हैं ट्रेन कितनी देर में पार करेगी। तो इसका सही जवाब है 7 से 1/3 मिनट में, सेकंड में ट्रेन इस व्यक्ति को पार कर जाएगी। अगला जो सवाल है कि रंबस है एक 52 पैरामीटर का और शॉर्टर डायगोनल उसका है 10 मीटर। तो कह रहा है लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल क्या होगी। तो इसकी लॉन्गर डायगोनल की लेंथ होगी हमारी, क्वेश्चन नंबर 84 की हम बात कर रहे हैं, 84 क्वेश्चन नंबर का हमारा होगा लेंथ इसकी 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर लेंथ होगी इसकी, ये सही जवाब होगा। फिर अगला है हमारा कि 100 मीटर की रेस है, ए 8 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है और बी 4 मीटर आगे से, मतलब ए यहाँ खड़ा है तो वो 4 मीटर आगे से साथ साथ दौड़ना शुरू करते हैं, लेकिन फिर भी ए जीत जाता है 15 सेकेंड से, वो दूरी 100 मीटर की दूरी तय कर लेता है। तो बी की स्पीड पूछा है, तो इसमें बी की स्पीड होगी 5.76 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 5.76 किलोमीटर पर आवर इसकी बी की स्पीड होगी। तो इसका सही जवाब है आंसर बी। तो हमारे 85 सवाल हो गए, हम अब 86 नंबर के सवाल पे जा रहे हैं, 86 नंबर के सवाल पे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। 86 देख लीजिए, जो आपके मैथ्स के प्रॉब्लम हो तो डिटेल वीडियो हमें दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये क्लॉक है जो सेट राइट एट 8 AM, 8 बजे सही से सेट कर दी गई, लेकिन 10 मिनट टू 24 आवर में आगे बढ़ जाती है, गेन कर लेती है। तो कह रहा है 1 बजे फॉलोइंग डे में क्या होगा, टाइम इंडिकेट करेगी कितना। तो 48 पास्ट 12। ठीक है, ये इसका सही आंसर है 48 पास्ट 12, इसका सही आंसर है 48 पास्ट 12। फिर द वैल्यू ऑफ कंटिन्यू फ्रैक्शन एक देगा 2 - 1/2 - 1/2 - 1/, तो इसका सही जवाब है हमारा 87 का सही जवाब है 1 ए, इसका सही जवाब है ए 1, इसका आंसर आएगा 1। अब दूसरा अगला सवाल है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 एंड 600 आर डिविजिबल बाय 4, 5 एंड 6। तो इसका सही जवाब है 6 नंबर्स है ऐसे इस बीच में जो डिवाइड किए जा सकते हैं 4, 5 और 6 से। अब अगला है एक पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है, तो उसके बाद देन इसकी 3 to the power 4n - 4 to the power 3n डिवाइड किस चीज से होगा। तो इसमें से पूछा है क्वेश्चन नंबर 89, ये डिविजिबल होगा 17 से, 17 से। तो इसका 89 का सही है बी। 90 द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 25, 6, 000 एंड द नंबर
एंड द सम, दोनों का जोड़ जो है वो 1000 है। तो कह रहे हैं वो नंबर क्या है, ये 628 और 372, ये नंबर है जो इसका आंसर है 90 सवाल हम लोगों ने लगा लिए। और आगे का आपका अभी 91 सवाल आएगा, तब एक बार इसको देख लीजिए। अगर आप में इसमें कोई भी आपको लगे तो उसको दोबारा से आप करेक्ट करके लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, हम 90 से आगे बढ़ते हैं 91 नंबर पे। 91 है, इफ अ फीदर अ रबर बॉल एंड अ वुडन, कह रहा है कि एक रबर बॉल हो, एक लकड़ी का टुकड़ा हो, या एक पंख हो पक्षी का, वो एक साथ गिराए जाएं निर्वात में ऊंचाई से, हाँ वैक्यूम में, सेम हाइट समान ऊंचाई से, तो नीचे सबसे पहले कौन पहुंचेगा, क्या स्थितियां बनेगी। तो इसमें कुछ स्थितियां बनेगी, जब वैक्यूम में काम हो रहा है तो गुरुत्वाकर्षण समान लगेगा, इसलिए हमारा इसमें क्या होगा, इसका सही जवाब होगा हमारा तीनों एक साथ पहुंचेंगे, वैक्यूम में तीनों एक साथ पहुंचे, ऑल विल गो, तो डी इसका सही जवाब होगा। 92, व्हेन अ सोप फिल्म ऑन द वाटर इज सीन इन द डे टाइम, अब जैसे क्या होता है, सोप फिल्म साबुन का जो बुलबुले होते हैं डे टाइम में, ठीक है, तो अगर वो पानी के ऊपर रहते हैं तो ब्यूटीफुल कलर देते हैं, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं इस फिनोमेना को। इसका भी डी सही होगा, 92 का भी डी सही होगा, 91 का डी और 92 का भी डी सही है। 93 में आते हैं, द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का द्रव्यमान जो होता है मास नंबर, वो क्या कहलाता है। तो इन्होंने कहा कि द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन ही सही मिल गया आपको, इसका ए सही है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जोड़ को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस का मास नंबर कहते हैं। फिर अगला सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट, सीमेंट का सबसे मेन इंग्रेडिएंट क्या है, तो सीमेंट में सबसे ज्यादा पाया क्या जाता है, वो है लाइमस्टोन, तो ए जो है वो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, चूना पत्थर जो है वो 94 का चूना पत्थर, ठीक है, सीमेंट का। अगला सवाल है, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन, आइसोटोप्स किस चीज में डिफर करते हैं, तो आइसोटोप्स डिफर करते हैं मास नंबर में, किसी भी चीज के आइसोटोप्स क्या करते हैं, उस किस में डिफर करते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो द मास नंबर, जो इसका द्रव्यमान होता है उसके द्रव्यमान संख्या पे डिपेंड करते हैं, द्रव्यमान संख्या पे, तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है जो आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। द टेम्परेचर पॉइंट एट विच सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में स्टे टुगेदर, एक साथ रहते हैं, एक ही स्थिति में हो जाए, तो उसको आप कहेंगे ट्रिपल पॉइंट, ठीक है, डी सही होगा, ट्रिपल पॉइंट डी, ठीक। अगला है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिना, आप जानते हैं एल्यूमिना से हम बॉक्साइट प्राप्त करते हैं, तो इसका बॉक्साइट मेन, बॉक्साइट से एल्यूमिना एल्यूमिनियम को प्राप्त करते हैं, तो जो ओर है इसका जो अयस्क है वो बॉक्साइट है, और बॉक्साइट अयस्क से हम एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं, तो उसका सबसे मुख्य अयस्क बॉक्साइट है जिससे एल्यूमिनियम मिलता है। अब पीएच देखिए, अगर ऐसे हम बनाएं पीएच का, और यहाँ पे 7 हो, यहाँ पे 0 हो, 0 क्या मतलब घटता हो, 5 हो, 3 हो, इसी तरह यहाँ पे 9 हो, 10 हो, जैसे बढ़ता जाएगा, तो इधर जाएंगे तो क्षार होता है, और इधर जाएंगे तो क्या होता है, अम्ल, ठीक है, क्षार मतलब बेस, बेसिक, तो बेसिक हो जाएगा ये। तो पूछा क्या सवाल, कह रहा है कि पीएच अगर मोर देन 7 है, अर्थात इधर जा रहा है, तो वो क्या होगा, तो होगा बेसिक। न्यूट्रल क्या होगा, 7 न्यूट्रल, यहां क्या होगा, एसिडिक, ठीक है, एसिडिक होगा। अब अगला सवाल 98 सवाल लगा लिया हमने, बहुत थोड़ी जंग बची है, 1/3 पोर्शन बचा है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं बहुत तेजी से। चलिए देख लीजिए, ये साइंस के सवाल हैं, बढ़िया सवाल हैं, इनको आप देख लीजिए, अगर आपने पीछे अभी बाद में जुड़े हैं तो देख लीजिए, आगे हम बढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 99 सवाल में चलते हैं। सवाल नंबर 99, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कह रहा है एटॉम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ना होकर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो ये सवाल यहीं से इनकरेक्ट पूछा है, तो यहीं से मिल गया, ये इनकरेक्ट है पहले ही, तो आगे बढ़ने की हमें यहाँ जरूरत नहीं है, आप पेपर में लेकिन सारे प्रश्न पढ़ा करिए, यहाँ हमें पढ़ा पता है क्योंकि हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका हमारा 99 का ए सही होगा, और 100th में साइंस का सवाल है, इसमें भी इनकरेक्ट पूछा है, यहाँ पे एक्रेलिया इज आल्सो आर्टिफिशियल सिल्क, ये गलत है, ये रेयान है, तो रेयान भी बोलते हैं, ये गलत है, आर्टिफिशियल सिल्क नहीं होता है, ठीक है। अब हमारा 100 नंबर सवाल भी हो गया, 101 पे आते हैं,
इसका सही जवाब सी है। एक पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ब्रॉट ग्रेफाइट एंड डायमंड इज ट्रू। ठीक है, अबाउट ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में क्या ट्रू है। तो आपको पता है दोनों क्या है, सेम आइसोटोप है किसके, कार्बन के, तो इनकी क्या होगी, केमिकल जो सेटअप होगा सेम होगा, तो सेम केमिकल रिएक्शन से जाएंगे ये। ठीक है, तो ग्रेफाइट और डायमंड दोनों सेम केमिकल रिएक्शन से जाएंगे। Which of the following is the major constituent of liquefied petroleum? Liquefied petroleum गैस का सबसे बड़ा एलपीजी में सबसे ज्यादा क्या होता है, ब्यूटेन। एक्चुअली एलपीजी सिलेंडर को ब्यूटेन सिलेंडर भी कहते हैं। कभी आपके एयर कंडीशन सुधारने आए तो जो वेल्डिंग के लिए वो इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ब्यूटेन ही लिखा रहता है, वो होती एलपीजी है, तो उसमें तो ब्यूटेन लिखा ही रहता है, एलपीजी ना लिख के ब्यूटेन लिखा रहता है। ठीक है, तो वो एलपीजी है। अब कह रहा है वाटर फ्रॉम सोयल इनटू द रूट्स बाय फिजिकल प्रोसेस, जो कौन सा ऐसा भौतिक क्रिया है कि मिट्टी का वाटर सोयल में आ जाता है, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस की क्रिया द्वारा मिट्टी का वाटर सोयल में आ जाता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन यूजुअली बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ, किससे, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सहायता से आप किसी भी जैव अपघटनीय चीज को यूजफुल सब्सटेंस में बदल सकते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, इन नाइट टाइम पेड़ों के नीचे अंडर द ट्रीज सोने की सलाह नहीं दी जाती। क्यों, क्योंकि रेस्पिरेशन जो पेड़ों का होता है वो दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये दे लिबरेट CO2 इन एट नाइट। ठीक है, तो 105 सवाल हम लोगों ने कर लिए। अब हमारे केवल 45 क्वेश्चंस बचे हैं और बिल्कुल इजीली अभी ये सवाल हो जाएंगे। बिल्कुल ऑथेंटिक की हम लोग दे रहे हैं आपको, मेहनत करके बनाए इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। ठीक है, तो इसको देखिए, चलिए आगे बढ़े। देख लिया आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। 105 नंबर कह रहा है इंसेक्टिवोर्स प्लांट किस सॉइल में आएंगे। आपको मैंने बताऊं, मैंने बायोम में पढ़ाने में भी पढ़ाया है कि इंसेक्टिवोर्स प्लांट वहां होते हैं जहां पे नाइट्रोजन डिफिशियंसी होती है सॉइल में। और ये नाइट्रोजन डिफिशियंसी किस वाली नाइट्रोजन डिफिशियंसी में, ये बायोम जो है हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम जो है, क्लाइमेट जो है वहां पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कहां पे, किसकी, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से ट्रॉपिकल रेन। आप जानते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पानी तो बहुत ज्यादा होता है, तो पानी की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, कैल्शियम की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक, मेन बात है यहाँ पे नाइट्रोजन की, और इसी की कमी, कैल्शियम की कमी को कीड़े खा के पूरा भी नहीं कर सकते, नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो वो जैसे इनमें से एक प्लांट है पिचर प्लांट, ये एक तरह का इंसेक्टिवोरस प्लांट है, घटपर्णी। घटपर्णी ये हमने पढ़ा है आपको बायोम में भी, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन। अब स्टेम ऑफ द प्लांट हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। इन हेल्प और क्या क्या करती है, आपको पता है स्टेम सेप भी देता है, अगर स्टेम नहीं है तो ऊपर सेप नहीं मिल सकता। जैसे रेस्पायरेशन नहीं करता, पत्तियों से होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है, स्टोरिंग ऑफ फूड, स्टोरिंग ऑफ फूड कह सकते हैं एक बार, स्टोरिंग ऑफ फूड थोड़ा कह सकते हैं, बट सबसे मेन इसका है स्टेपिंग ऑफ द प्लांट। तो बी तो 100% सही है। ठीक है, अब स्टोरिंग ऑफ द फूड करेंगे तो उसमें भी तने में वो स्टोर होती रहती है चीजें और मोटा होता रहता है तना। ठीक है, जितना वो एक्स्ट्रा फूड बनाते हैं वो स्टोर होकर तना मोटा होता रहता है। तो इसमें या तो बी सही होगा या ई सही होगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली बी सही होना चाहिए, लेकिन ई भी सही हो सकता है। तो इस सवाल को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। 108, इन द ट्रांसफ्यूजन ब्लड मस्ट बी कंपैटिबल नॉट ओनली इन ब्लड टाइप बट आल्सो इन। अब 108 नंबर सवाल कह रहा है कि ब्लड टाइप में केवल कंपेटिबल नहीं चाहिए और किसमें होना चाहिए, RH फैक्टर। अगर RH फैक्टर मतलब पॉजिटिव और निगेटिव जो लगता है वो RH फैक्टर की वजह से, अगर आप किसी निगेटिव RH फैक्टर वाले में पॉजिटिव RH फैक्टर चढ़ा देंगे तो दिक्कत कर जाएगा। तो RH फैक्टर को भी आपको कंसीडर करना है। ठीक है, तो 108 का ए, 108 का ए। 109, कह रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन। पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पाई जाती है, तो ये आपकी पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में। ठीक है, ब्रेन में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। Which of the following rays wave tries to know the growth of fetus। आप जानते हैं हर अस्पताल में लिखा रहता है अल्ट्रासाउंड के बारे में। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं जिनको हम फीटस की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साउंड वेव से ही, सोनिक मतलब भी साउंड होता है। ठीक, द यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप AB ब्लड ग्रुप जो होता है वो, उसको कोई भी ब्लड ग्रुप चाहा जा सकता है, आपने ये बात पढ़ी होगी। न्यूमोनिया इज द इन्फेक्शन ऑफ, इसमें न्यूमोनिया बच्चों को होता है और बच्चों के लंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है, तो लंग्स के जो रोग होते हैं उसमें न्यूमोनिया इन्फेक्शन
पूछता है तो इसमें सही ऑप्शन होगा लंग। 111 का सी, 112 का डी। चलिए 112 सवाल हो गए हमारे, अब बहुत कम सवाल बचे हैं हमारे, केवल 38 सवाल बचे हैं, अभी इसको कंप्लीट करते हैं, देख लीजिए इसको, तो आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में हो सकता है ये भी हो सकता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा एक जब अपने मार्क्स जोड़िए तो थोड़ा प्लस माइनस कंसीडर करके चला करिए। चलिए हाँ, तो हम अभी अगला सवाल हमारा है 140, हमारा अगला सवाल है 144, ठीक है। तो 144 सवाल क्या है कि कोविशील्ड किसने बनाया था, WHO ने जो मैन्युफैक्चर प्रूव किया वो कोविशील्ड किसने बनाया, वो कोविशील्ड हमारे बनाया हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो हमारा इसका सवाल का जवाब होगा सीरम इंस्टीट्यूट। उसके बाद हमारा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अटल टनल, जो रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है अटल टनल, वो कितनी लंबी है, ये है 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल है, 9.02 किलोमीटर लंबी, ठीक है। और ये कहां से, रोहतांग पास से बनी है, ईस्टर्न पूर्वी पीर पंजाल, ईस्टर्न पीर पंजाल में हिमाचल प्रदेश में ये बनी है, ठीक। अगला सवाल हमारा, इन विच ईयर ऑफ द रेलवे बजट मर्ज विद द जनरल बजट, ये किस साल रेलवे बजट को जनरल बजट के साथ मर्ज किया गया। 2017 में रेलवे बजट को जनरल बजट के साथ मर्ज किया गया, जो पहले कब शुरू हुआ था, 1924 में अलग कर दिया गया था रेलवे बजट को अलग से, 1924 में रेलवे बजट अलग से आ रहा था, जिस प्रथा को 2017 में अंत कर दिया गया और रेलवे बजट को पुनः जनरल बजट में डाल दिया गया। फिर है सिटीजनशिप एक्ट क्यों लाया गया, तो आपको पता है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी हैं उनकी को भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग आए हुए हैं उनको भारत में क्या देना है, शरण देने के लिए लाया गया है। अब कंस्ट्रक्शन अभी क्या है, अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल है हमारा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्यों बनाया गया, क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है हमारा, किसका कंस्ट्रक्शन करना है, न्यू पार्लियामेंट हाउस का, नए पार्लियामेंट हाउस का कंस्ट्रक्शन करना है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में, और प्रेसिडेंट हाउस सारा कुछ, सेंट्रल सेक्रेटरिएट बिल्डिंग सब बनेगी उसके अंदर। फिर हमारा अगला सवाल है, यूनियन टेरिटरी फॉर्म्ड आफ्टर डिवीजन ऑफ द जम्मू कश्मीर, किसके पास लेजिस्लेचर अपना नहीं है। देखिए आपको पता है परिसीमन हुआ है तो जम्मू और कश्मीर को दोनों को लेजिस्लेचर में सीटें दी गई हैं, तो किसके पास नहीं है, लद्दाख के पास, लद्दाख के पास अपना लेजिस्लेचर नहीं है। इसी तरह से वो कौन सा फुटबॉलर है जिसे 1950वां सवाल है, 150वां आखिरी सवाल हमारा, जिसे मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा, वो है संदेश झिंगन। संदेश झिंगन जो है उनको चुना गया है, और इसके द्वारा हमारा क्या, बी, 150 का सही है बी। तो ये सवाल है हमारे, 144 का सही है ए, 145 का सही है बी, 146 का सही है सी, 147 का सही है क्या, डी, ठीक है, और 148 का सही है हमारा बी, और 149 का सी, और 150 का डी, ओ बी, ठीक है बी। तो ये आपके 150 के सवाल, 150 सवाल हो गए जिनको हम लोगों ने सॉल्व किया है। आप हमारी आंसर की को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको कुछ संशय है तो आप कमेंट इनबॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। धन्यवाद। यूनिक एग्जाम की तरफ से शुभ रात्रि।